तो हेलो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आपका मैट्रिक का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। क्योंकि आज का वीडियो जो है आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेके आए हैं। ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी संपूर्ण और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, जो कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में 2025 में आने की संपूर्ण संभावना है। क्योंकि इससे बाहर आपको नहीं आएगा। यदि आप इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए इससे बाहर आपको बिहार बोर्ड कभी नहीं देगा। इसलिए आप वीडियो को यदि आप पूरा वॉच कीजिए और अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंफर्म है कि आप इससे अंदर ही आने वाला है। ठीक है, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जरूर कीजिए। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए हैं। हिंदी का महारथन क्लास भी आ चुका है, आप जाके जल्दी उसको देखिए। हम इस वीडियो का लिंक उसमें हम डाल देंगे। साथ ही साथ मेरा जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड ऑफिशियल है वो सारा हम प्रीवियस ईयर वीडियो में हम करा दिए हैं। आप जाके उनको देख लीजिएगा। सिर्फ उतना ही आपको देख लीजिएगा तो कंफर्म है कि आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। सब्जेक्टिव से आज का मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव का हम ऑलरेडी करा चुके हैं। एक तरह का ये मेरा मैराथन सीरीज होने वाला है, क्योंकि इससे बाहर आपका साइंस का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम पूरा निचोड़ हम इससे लेके आए हैं। ऑफिशियल बिहार बोर्ड के द्वारा है। ठीक है, आप इसलिए वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर नहीं आने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को से जुड़ जाइए, क्योंकि मैट्रिक का तैयारी आपको यहाँ पे बिल्कुल दम कंटेंट बाय कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, और यदि आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, मेरा पहला ही जो पहला चैप्टर है वो माफ़ कीजिएगा, जो पहला जो साइंस का 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला बांटते हैं फिजिक्स बांटते हैं, दूसरा हम लोग बांटते हैं केमिस्ट्री बांटते हैं, और तीसरा हम लोग बांटते हैं बायोलॉजी। तो पहले हम जितना फिजिक्स से आता है जितना क्वेश्चन ना, हम सारा फिजिक्स का पहले हम सीरीज बाय सीरीज चलेंगे। पहले हम फिजिक्स का क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे, चाहे वो लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो। फिर हम केमिस्ट्री में वही पैटर्न अपनाएंगे, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर, और सेम पैटर्न हम बायोलॉजी के साथ चलेंगे। हम पहले सीरीज हम बनाते हैं पूरा फिजिक्स का, उसके बाद सीरीज हम बनाएंगे केमिस्ट्री, उसके बाद हम बनाएंगे बायोलॉजी का। और ये जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन जो लाए हैं दोस्तों, वो दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों वाला है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है फिजिक्स से, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि हमें समतल दर्पण का जो आवर्धन क्षमता होता है उसका हमको परिभाषा देखना है। देखिए कोई भी शब्द हो, यदि आपसे उससे पूछेगा क्या है या कहते हैं, समझिएगा सबका आपका परिभाषा पूछता है। ठीक है, इसमें हमको पूछा गया ना कि समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता क्या है। इसका मतलब क्या है कि आपको समतल दर्पण का परिभाषा पूछा है। ठीक है, आपको समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या है, ये उसका SI यूनिट नहीं बताना है दोस्तों, आपको सिर्फ इसका बताना है कि समतल दर्पण कहते किसको है। देखिए बिहार बोर्ड का एक ये क्या खासियत क्या है ना, वो पैडागोजी जैसा जो क्वेश्चन जो रहता है ना दोस्तों, उसको घुमा देता है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लगा दिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पूछता है कि समतल दर्पण के आवर्धन क्षमता क्या है। इसका मतलब कि इसका कुछ बारे में लिखता अलग है, आवर्धन के बारे में लिख देता है, मैग्निफिकेशन के बारे में लिख देता है। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको समतल दर्पण का क्षमता जो रहता है ना, उसका किसे कहते हैं परिभाषा आपको बताना है। ये प्रकाश का है चैप्टर है, और प्रकाश से आपको कंफर्म है कि 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। एक तरह का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों, ये कैसा तरह का क्वेश्चन है, एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक तरह का क्रिएट कर देता है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो क्या होती है। आप लोग को ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देख के जाना है। यदि आप लोग का इसका आंसर नहीं बन रहा हो तो आप एक बार हमें कॉमेंट कीजिएगा कि हाँ सर या हाँ भैया, कि हमें इस क्वेश्चन का हमें इसका आंसर आप दे दीजिए, तो हम जरूर इसका आंसर हम लेके आएंगे। और नहीं तो हम अपने आपको व्हाट्सअप पे हम आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आप वहाँ से व्हाट्सअप उस पर हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे चैनल पे, आप उनको जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट होता है। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी ऑब्जेक्टिव है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्रिएट कर देता है, कभी कभी अति लघुत्तरीय में क्रिएट कर देता है। अति लघुत्तरीय में यानी कि शॉर्ट आंसर में कैसे क्रिएट करेगा, शॉर्ट आंसर में क्रिएट करेगा कि पूछ देगा आपसे क्या कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, और साथ ही साथ इसका SI मात्रक बताए। तो आप विद्युत धारा का परिभाषा आपको याद देगा तो उसको लिख लीजिएगा, और उसका SI मात्रक लीजिएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पीयर होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि दाढ़ी बनाने के लिए आप किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए ये भी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए नहीं बाबू के, क्योंकि बिहार बोर्ड होता है ना, कुछ क्वेश्चन को वो शॉर्ट में क्रिएट कर देता है, यानी कि अति लघुत्तरीय में क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, ये कैसे करेंगे, आपका ये पूरा बारे में लिखना, जो कि आपको 3 नंबर में देगा या तो 2 नंबर में देगा। ठीक है, ये अभी शॉर्ट है। ठीक है, अभी लॉन्ग भी आपको आने वाला है।
अब देखिए हमें इक्विवेलेंट बताना है v और a-1 के समतुल्य भौतिक राशि का नाम बताना है। इसका भौतिक राशि का जो नाम होता है वो 2 प्रकार का होता है। अब इसका 2 प्रकार का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फ्यूज की तार की 2 प्रमुख विशेषताएं को बताना है, यानी कि फ्यूज जो होता है ना, फ्यूज वायर, उसका हमें 2 सबसे ज़्यादा प्रमुख विशेषता बताना है, उसका कैरेक्टर बताना है। फ्यूज वायर का, फ्यूज वायर जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, इसके बारे में आपको विशेषता बताना है। यदि आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पे फ्यूज वायर के बारे में जरूर बताया होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए हम सिर्फ आपके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव को माफ़ कीजिएगा, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपको एग्जाम में इससे अंदर ही आएगा दोस्तों। यदि आप सिर्फ इतना करके चले जाते हैं तो ये मेरा विश्वास है कि इससे आपको पूरा कॉन्फिडेंस बनेगा और इससे फालतू आपको बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला हमें पूछा गया कि प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें विचलन का हमें आलेख बनाना है। देखिए यहाँ पे हमको चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है। यदि एक प्रिज्म बना लीजिएगा दोस्तों, एक यहाँ पे प्रिंज बना लेंगे और इससे 7 किरणों को यहाँ पे हम क्या करेंगे, विचलित कर देंगे, ठीक है। और प्रत्येक किरण का यहाँ पे हमको नाम दे दीजिएगा। पहला लाल होता है, बेजानी, पिनाला, जो टोटल 7 रंग का जो होता है ना, 7 रंग का यहाँ पे डायग्राम बना दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा प्रत्येक रंग के बारे में यदि आप थोड़ा सा कुछ शब्द लिख देंगे तो और अच्छी बात है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का किन्हीं 3 व्यवहार का उपयोग हमें बताना है। देखिए व्यवहारिक पूछ दिया, ये इसको तो आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। आप सिर्फ एक लाइन में याद देखिए कि विद्युत धारा का हमको 3 उपयोग बताना है, ठीक है। किसके आधार पर, तो हमको तापीय प्रभाव यानी कि तापमान के आधार पर, ठीक है दोस्तों। देखिए सिर्फ लैंग्वेज को घुमा देता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 4/25 में कूलम आवेश में उपस्थित हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको निकालना है। एक नंबर एक बार आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी एटम हो, चाहे वो सोडियम हो जाए या कैल्शियम हो जाए, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालने के लिए आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको जरूर पूछता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो याद कीजिएगा, ये परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाता है, परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको क्या कीजिएगा, जितना किसी भी एटम का परमाणु संख्या होता है वही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है समतुल्य प्रतिरोध का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी कि फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस जो होता है ना वो 2 प्रकार का हो जाएगा, एक होता है सीरीज होता है, एक समांतर होता है, ठीक है। और उसके बारे में आपको लिख देना है जो कि आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों। देखिए समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है उसके बारे में हमको लिखना है कि व्हाट इज द प्लेन मिरर ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बारे में आपको लिख देना है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए किसी लेंस की जो क्षमता होती है उसके फोकस दूरी से कैसे संबंध है। देखिए लेंस की क्षमता जो होती है, और एक बात याद और रख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर होता है, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो डायोप्टर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा दोस्तों। तो आपको क्या बोलना है, डायोप्टर, आपको मार के आ जाना, ठीक है। आप चाहे तो कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए उस भौतिक का नाम बताना है जो कि V/I के बराबर होता है। देखिए उस भौतिक का राशि का नाम बताना है, ठीक है दोस्तों। आप भौतिक राशि का नाम बता दीजिएगा। यदि आप क्लास 10th में यदि आप फिजिक्स चैप्टर खोलिएगा तो आपको उसमें मिल जाएगा कि V/I जो होता है वो किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला में बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए बाबू हमको विशिष्ट प्रतिरोध का हमको एसआई मात्रक बताना है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हमको इसका एसआई मात्रक बनाना है, बहुत ईजी है। अब देखिए एक सामान्य मनुष्य के आँख का जो दूर बिंदु होता है वो क्या होता है, हमको उसके बारे में बताना है कि एक सामान्य मनुष्य का आँख का जो दूर बिंदु होता है वो क्या होता है, हमको उसके बारे में लिखना है। देखिए भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब हमें बताना है कि एक कूलम में आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। देखिए उसमें हमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछा था, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, ठीक है। तो अब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपको बना लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए किसी चालक के दोनों सिरों पर यदि विभवांतर के अपिन यदि I धारा प्रभावित होगा तो चालक पर ताप की उत्पत्ति का क्या दर होगा। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं हम। देखिए इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, यहाँ पे स्विच लगा दिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, विभवांतर यहाँ पे वोल्ट मेरा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो मेरा करंट I होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मेरा करंट आएगा तो इसका एक डायग्राम बना लीजिएगा। यदि आप डायग्राम बना लीजिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स है, क्योंकि यदि आपका लैंग्वेज थोड़ा सा गलत भी हो जाता है और यदि आप डायग्राम बना लेते हैं, आपको डायग्राम के आधार पर आपको 1/2 यानी कि 1.5 नंबर आपको एग्जामिनर आपको खुद देता है, क्योंकि वो डायग्राम आपने बना दिया है। डायग्राम के आधार पर भी आपको नंबर मिलता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग डायग्राम बना दीजिएगा और यही डायग्राम बनाने के बाद आपको इसके बारे में कुछ लिखना है। आपने डायग्राम कैसे बनाया, हमने एक तरह का वोल्ट लिया, करंट लिया, इलेक्ट्रिसिटी लिया, रेजिस्टेंस लिया, इसी के बारे में आप लिख दीजिएगा तो आपका इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों।
अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि दूर दृष्टि दोष क्या है। अब हमें बताना है कि दृष्टि दोष क्या होता है, इन दृष्टि दोषों को निवारण कैसे किया जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो याद रखिए, कोई व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, इसका निवारण करने के लिए हमें किस लेंस का प्रयोग करता है उसके बारे में आपको लिखना है। आई होप कि आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे। मानव नेत्र के बारे में इस चैप्टर में दिया हो जाता है कि मानव नेत्र यदि आप पढ़ेंगे तो आपको दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस, उत्तल लेंस आपको बताया जाएगा और ये क्वेश्चन आने वाली की संभावना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम आपको क्वेश्चन हम लेके आए हैं, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, ताकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें कैसा तैयारी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर यदि आपसे नहीं बन रहा हो तो आप प्लीज़ आज हमसे हेल्प लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ के चले जाइएगा, आप वही चीज़ पढ़िए जो आपको कंटेंट के साथ साथ आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप ऐसा फालतू चीज़ मत लीजिए, पढ़ लीजिएगा कि हाँ अभी देखिए अभी कम समय में आपको कोई भी आपका ज़्यादा माइंड में प्रेशर पड़ रहा होगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो आप कोशिश कीजिए कि जो सबसे ज़्यादा अभी प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक में पूछा जाता है, यदि आप क्वेश्चन बैंक को भी यदि आप फॉलो कर लेंगे ना दोस्तों, तो मेरा विश्वास है कि आपका 60% कन्फर्म है कि आपको कोई नहीं काटेगा। सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर लीजिए। तो हम जो कंटेंट जो लेके आए ना वो मेरा क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ क्वेश्चन है, साथ ही साथ मॉडल पेपर जो कि बिहार बोर्ड अभी ऑफिशियल मॉडल पेपर रिलीज किया है उसके आधार पर लाए हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर वीडियो से मेरे क्वेश्चन उठा के ले गए हैं जो कि बार सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी के द्वारा हम क्वेश्चन को पूरा क्रिएट किए हैं, तब जाके हम ये वीडियो बनाए हैं ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें यहाँ पे 200 वोल्ट दिया हुआ है और 100 वाट का हमें एक बल्ब 20 मिनट में कितना उसमें हमको प्रोवाइड करना है, यानी कि हमको 200 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और हमें 100 वाट का एक अंकित बल्ब है वो 20 मिनट में कितना उसमें हमको उत्पन्न करेगा, इसका हमको एक बनाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एक तरह का ये मेरा नोमरिकल है, नोमरिकल क्वेश्चन हमको यहाँ पे क्रिएट किया गया। ठीक है, नोमरिकल क्वेश्चन भी कभी कभी आपका एग्जामिनर क्या करता है, क्रिएट कर देता है ताकि आपको कितना आपको देखा जाता है कि एक ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में जो होता है ना मैथ होता है, आपका मैथ भी चेक करता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे नोमरिकल नहीं बनता है लघुत्तरीय में तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन देता है, आपको 10 में से 7 ही जवाब देना होता है लघुत्तरीय में। ठीक है, आप 10 में से 7 जो आपको छांटना हो तो आप खुद छांट लीजिएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपको नोमरिकल दे गया तो आपको नोमरिकल बनाना ही है। यदि नोमरिकल मिल गया तो आप कोशिश कीजिए उस क्वेश्चन को थोड़ा देरी के लिए आप उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि नोमरिकल में आपका ज़्यादा समय ले लेगा। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन जो आपको लिखने वाला रहता है ना, पैडागोजी टाइप का जो क्वेश्चन रहता है ना बाबू, तो उसको कोशिश कीजिएगा आप लिखने चलिएगा, क्योंकि वो आपसे क्या आपको वो तो आप पढ़े हुए हैं, पढ़ने के साथ साथ आप जितना लिखिएगा आपका हैबिट उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जूल का उसमें नियम क्या है। देखिए हमको एक सूत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं H = I² RT। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है किसके आधार पर, तो जूल के उसमें नियम के आधार पर। यदि आप जूल का उसमें नियम यदि आप पढ़े होंगे तो इसको आप जरूर आप सिद्ध कर लेंगे, जो कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 1 से 2 पेज में ये आपको बाबू सिद्ध होता है, आपको डायग्राम भी इसमें बनाना पड़ता है। ठीक है, यदि आपको सिद्ध करने के लिए आता है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर टच करिएगा, यदि सिद्ध करने नहीं आता तो आप कोशिश कीजिएगा, हम अथवा में क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड क्रिएट करता है, आप अथवा वाला को आप टच कीजिएगा। ठीक है, अथवा वाला आपको ईजी मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, अपर्तनांक पूछा जाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है। ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड वाले के लिए, इसलिए इसको क्या कीजिएगा, इसको वीवीआई मान लीजिएगा और एग्जाम में जाने से पहले आप अपर्तनांक जरूर पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ अपर्तनांक से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, पूछ देगा कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, कांच का अपर्तनांक कितना होता है। तो आप ये 2 शब्द को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, हीरा का अपर्तनांक कितना होता है और कांच का अपर्तनांक कितना होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अपर्तनांक किसे कहते हैं इसको भी आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला देखिए अभी हम यहाँ पे तुरंत अभी आपको हम करवाए थे कि दृष्टि दोष क्या होता है, उसी का एक अंश ये भाग होता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो हमें किस लेंस का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ लेगा और कभी कभी आपने किससे पूछ लेगा दोस्तों, आपको ये सब्जेक्टिव में भी आपको पूछ लेगा। ठीक है, तो ये इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए क्या विभव अदिश राशि या सदिश राशि है। देखिए हमें एक पोटेंशियल के बारे में बताना है, पोटेंशियल को हिंदी में विभव बोलते हैं, या सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसके बारे में बताना है। तो ध्यान रखिएगा सदिश राशि में और वेक्टर क्वांटिटी में, यानी कि जिसमें दिशा होता है और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, परिमाण होता है, उसे हम सदिश या सिद्धांशित कहते हैं। उसके आधार पर हमें विभव के बारे में बताना है कि या सदिश राशि होगा या अदिश राशि होगा। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या बनेगा। आवेश का में एसआई मात्रक बताना है कि आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या बनेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट हो गया दोस्तों, माफ कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे नहीं के बराबर पूछेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। हाँ, क्रिएट कैसे कर सकता है आवेश के बारे में पूछ देगा कि आवेश का यूनिट, ठीक, तुम जानते हैं आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वो हमको मालूम है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलम होता है। लेकिन आवेश कूलम का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो आपसे यदि पूछ देगा ना कि आवेश जो है विद्युत धारा से कैसे निकलता है, कैसे प्रभावित होता है, उसमें कितना उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तब वो आपको किस में क्रिएट कर सकता है बाबू, वो आपको सब्जेक्टिव में क्रिएट करेगा। लेकिन सिर्फ पूछ देगा ना आवेश का एसआई मात्रक क्या है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए बाबू ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर को ये भी कंफर्म हमको तो पूरा उम्मीद है कि ये हो सकता है कि आपके 2025 में आपको आने की संभावना है। वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ते हैं या पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बीओटी क्या है, इसे जूल में प्रभावित कैसे करेंगे। देखिए एक एचपी होता है, एक एचपी होता है 746 वाट का। कितने वाट का बाबू, 746 वाट का। और एक होता है बीओटी जो कि जूल में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब यही जूल में कैसे परिवर्तित होता है हमको वही बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर में हो गया, इसका प्रतिरोधक सबसे कम किसका होता है, यानी कि आमीटर हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग ए मान लेते हैं, वोल्ट मीटर यानी कि बी हो गया, गैल्वेनोमीटर जी। ये तीनों में से हमको जिसका रेसिस्टेंस सबसे कम होगा उसके बारे में हमको लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ओमीय प्रतिरोध होता है तथा अनओमीय प्रतिरोध में इसका क्या अंतर है या किसे कहते हैं। देखिए कभी कभी आपसे अंतर पूछ लेता है, अंतर पूछ लेगा तो इसका मतलब यही कहा जा रहा है कि आपका उसका परिभाषा दीजिए। ठीक है, उसका क्या दीजिए, आपका परिभाषा दीजिए, यानी कि ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं उसका परिभाषा दे दीजिए, इसका आपका आंसर बन जाएगा। और साथ ही साथ आप 3 नंबर आसानी से आप लोग उठा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपवर्तन क्या है। कांच के एक आयताकार पट्टी के कारण प्रकाश के किरण जो है वो पार्श्व विस्थापन सचित्र प्रदर्शित करे। यानी कि कहा ये रहा है कि आप तो सबसे पहले क्या कीजिए, अपवर्तन का परिभाषा दे दीजिए कि हाँ अपवर्तन इसे कहते हैं। साथ ही साथ अब क्या कीजिए, एक कांच का आयताकार किसे बोलते हैं बाबू, एक आयताकार बना लीजिएगा, इस तरह आप आयताकार बना लीजिएगा। ठीक है, इससे आप क्या कीजिएगा, यहाँ से एक किरण को आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे इस पर लाइट मारिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से हम इसका दूसरा कलर कर देते हैं। ठीक है, क्या कीजिएगा, इससे आप यहाँ पे लाइट मार दीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या कीजिएगा, छोटा सा यहाँ पे आप कागज रख दीजिएगा। ठीक है, और इस जो रे आती है सूरज से, जो रे आती है कागज पर आप टकराइएगा तो देखिएगा कागज पर टकराते जो पीछे का जो भाग होता है ना, पीछे का भाग, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या करेगा, आग जलने लगेगा। ये किसका कैसा रंग में परिवर्तन हो जाता है, वो पीला में आपको जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, बस ऐसा ही आपको चित्र बना के छोड़ देना है। पहला नंबर में आपको क्या करना है, पहला नंबर में आपको परिभाषा दे देना है। किसका परिभाषा दे देना है, आपको अपवर्तन का परिभाषा दे देना है। और दूसरा नंबर में आपको क्या करना है, दूसरा नंबर में आपको ऐसा चित्र बना देना है। इतना आप यदि काम कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर तो आपको यूं मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है और फोकस दूरी को परिभाषित करेंगे तो उसे सिद्ध करिए कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी जिसे हम लोग ऐप से दिखाते हैं, ऐप बराबर फार्मूला होता है ना R/2। इतना जो परिभाषा आपको यहाँ से यहाँ तक बोला ना दोस्तों, इतना से यहाँ तक, इतना फेक बोला, इतना आपको सिर्फ घुमाने के लिए बोला है। आप सिर्फ इतना जाइए, इतना को आप भूल जाइए, सिर्फ इतना जाइए कि हमें बोला गया है कि सिद्ध करे कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है दोस्तों, वो क्या होती है, वो आधी होती है। ठीक है, यानी कि हमको ये सिद्ध करना है कि F बराबर जो है वो R/2, हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, लेकिन सिद्ध करना है किस में सिद्ध करना है, तो गोलीय दर्पण में सिद्ध करना है। किस में सिद्ध करना है दोस्तों, वो गोलीय दर्पण में सिद्ध करना है। यदि आपको F बराबर R/2 से यदि सिद्ध करने आता है तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको 5 नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो लेंस जो होता है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है। एक लेंस होता है अवतल लेंस और दूसरा लेंस होता है उत्तल लेंस। इन 2 लेंस में हमको आधार पर बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम होगा तो आप बता दीजिएगा बहुत आसानी से। अब देखिए वन विक्षेपण में है, अब वन विक्षेपण से क्वेश्चन आया कि वन विक्षेपण में किस वन के प्रकाश का जो सबसे कम विचलन होता है।
अब देखिए वन विक्षेपण में हम ही जानते हैं कि सबसे वन विक्षेपण जो प्रिज्म पर गुजरती है, प्रिज्म से यदि 7 रंग गुजारते हैं ना, इसका परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। जब प्रिज्म से 7 प्रकाश की किरणें जब 7 रंग में विचलित हो जाती है तो उसमें से जो सबसे कम रंग का होता है ना, उसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जरा दृष्टि दोष क्या, देखिए एक जरा होता है और एक होता है बाईफोकल। क्या होता है दोस्तों? एक होता है बाईफोकल लेंथ। ठीक है, बाईफोकल लेंथ के बारे में भी है ना, इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये भी एक बार आप देख के चल जाइएगा। अब देखिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है ये बाबू कि आमीटर और वोल्ट मीटर में हमको प्रतिरोध जो होता है वो किसका अधिक होता है। ठीक है, यानी कि हाई रेजिस्टेंस अमीटर है या वोल्ट मीटर, इसके बारे में हमको बताना है कि सबसे ज़्यादा किसका रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। अब देखिए डायनेमो में किस प्रकार का धारा प्रभावित होती है। ठीक है, अब देखिए अब यदि डायनेमो से किस प्रकार की धारा को आप प्राप्त कर सकते हैं हमको ये बताना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1 किलोवाट जो घंटा है उसको जूल में बदलेंगे, यानी कि 1 किलो वाट जो घंटा है इसको आप परिवर्तन कीजिए किस में बाबू? तो जूल में। ठीक है, तो इसका आप यूनिट याद रखिएगा कि जूल जो है वो उसको 1 किलो वाट घंटा में बदलेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला पूछा गया कि तार और फ्यूज में क्या अंतर है। देखिए एक बात और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको अंतर पूछ देगा, अंतर पूछेगा किसके बारे में? 2 शब्द के बारे में। 2 शब्द के बारे में अंतर यदि आपसे कोई एग्जामिनर में पूछ दिया, चाहे वो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या बायोलॉजी में हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अंतर जो है वो बायोलॉजी में पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा आप कॉलम बना के चलिएगा। कॉलम बनाने का मतलब तात्पर्य ये है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ना कि तार और फ्यूज में हमें अंतर बताइए, तो अंतर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक तरह का आप यहाँ पे तार लिख दीजिएगा, फिर यहाँ से एक लाइन खींच दीजिएगा और दूसरा तरफ आप क्या लिख दीजिएगा दोस्तों? आप फ्यूज लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इस तरह का यहाँ पे आप टेबल बना दीजिएगा, 1 नंबर में यहाँ भी लिखिएगा और 1 नंबर में यहाँ भी लिखिएगा। कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ 2 नंबर लिखिएगा, फिर यहाँ 2 नंबर लिखिएगा, फिर इसी तरह नीचे सीरीज यहाँ पे चलता चलेगा। और यदि आप इस तरह का यदि आप आंसर ऐसे आप आंसर बना के देंगे ना तो एग्जामिनर को एकदम साफ सुथरा लगेगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि यदि आप कॉपी लिख रहे हो तो एकदम साफ सुथरा लिखो। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप अंतर बना लेंगे। अगला देखिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त का हमें उल्लेख करना है। देखिए इतना फेक, इतना आपको लैंग्वेज पैडागोजी आपको सिर्फ इतना घुमा दिया है, आपको कुछ नहीं, प्रकाश का परावर्तन के बारे में लिख देना है। उसके लिए शर्त क्या क्या है, प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें शर्त क्या क्या है। शर्त हमें यही है कि हमें उसमें एक अभिलंब चाहिए जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, एक हमें आपतित किरण चाहिए और एक हमें परावर्तित किरण चाहिए, तथा हमें एक समतल दर्पण चाहिए जिसमें नीचे से क्या हो, वो रुखर हो। ठीक है, वो क्या हो, वो रबड़ हो, रबड़ के जैसा मतलब वो रफ हो। ठीक है, वो चिकनी होगी ना तो वो काम नहीं करेगी, चिकनी जब होगी ना वो प्रकाश का परिवर्तन काम नहीं करेगा, वो पार हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। ठीक है, वो आर पार हो जाएगा, लेकिन जब वो रफ रहेगा ना तो वो टकरा के वापस चल जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ चाहिए। एक कौन चाहिए दोस्तों? एक लंब चाहिए, एक आपतित किरण चाहिए, एक परावर्तित किरण चाहिए, एक समतल दर्पण चाहिए, लेकिन नीचे से कैसा हो समतल दर्पण? वो रफ हो। ठीक है दोस्तों, आई होप की भी बना लीजिएगा। अब देखिए पूछा गया है कि किसी विद्युत परिपथ में यदि आप प्रतिरोध को यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे क्यों जोड़ा जाता है, हमें ये बताना है। अब विद्युत परिपथ में यदि परिपथ को प्रतिरोध को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है ये बताना है। देखिए समांतर क्रम में जोड़ने का अर्थ तात्पर्य ये है क्योंकि वहाँ से जो रेसिस्टेंस होगा वो वेरी हाई जाएगा, यानी कि बहुत फास्ट जाएगा। ये हमके बारे में हमको बताना है, लिखना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए गोलीय दर्पण में बीम दूरी या प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी में क्या संबंध है, क्या सत्यापित है, हमको ये करके बताना है। देखिए सिंपल है, गोलीय दर्पण में हमको बीम दूरी यानी कि वस्तु की दूरी, बीम दूरी का मतलब होता है वस्तु दूरी। ठीक है, बीम का मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा वस्तु हो जाएगा। प्रतिबिंब दूरी या फोकस दूरी के बारे में, ये तीनों के बारे में हमको यहाँ पे क्या बताना है, हमको संबंध बताना है। ठीक है, यहाँ पे सिद्ध नहीं करना है हमको दोस्तों, यहाँ पे हमको संबंध बताना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसी दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में हमको संबंध ज्ञात करना है। देखिए ऊपर ही वाला क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है कि F बराबर हमको क्या यहाँ पे सिद्ध करना है, R/2 सिद्ध करना है। एक बात और यहाँ पे हम आपको रिपीट करेंगे, कभी कभी आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड क्या करता है, लैंग्वेज दे देता है। क्या देता है दोस्तों, लैंग्वेज दे देता है। और उन लैंग्वेज के आधार पर क्या करना है, हमको सिद्ध करना होता है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं ना, आपको डायरेक्ट दे देगा कि आप सिद्ध कीजिए कि F बराबर R/2 होता है। ठीक है, 2 तरह का आपको क्वेश्चन देगा। पहला तो आपको लैंग्वेज लिख के दे देगा, इस तरह लैंग्वेज लिख के दे देगा कि किसी दर्पण में फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। और कभी कभी क्या करेगा, और भी करके दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि F बराबर R/2 होता है, चाहे वो अवतल दर्पण दे या उत्तल दर्पण दे। ठीक है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस करके आप जरूर चल जाइएगा। ठीक है दोस्तों।
अब देखिए लेंस का क्षमता का SI मात्रक बताना। देखिए अभी हम ऊपर ही रिपीट किए थे कि लेंस का जो क्षमता का SI मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो डायोप्टर होता है। क्या होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन सब्जेक्टिव में कैसे आपको क्रिएट करेगा, पूछ देगा क्या कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप जो है वो लेंस का उपयोग या प्रयोग क्यों करते हैं, ये आपको यदि पूछ देगा ना, यहाँ पे यदि आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा क्यों लगा देगा ना, तो ये आपको क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन आपको इसलिए यहाँ पे लाए, हो सकता है आप ये भी पढ़ के चल जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग कीजिएगा आप दोस्तों, तो आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका दूर प्रयोग करेंगे आप लोग, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, हम आपको ट्रिक थोड़ा के लिए हम बता देते हैं। देखिए निकट जो होता है ना, निकट में है ना, अब ध्यान से देखेंगे तो निकट जो है वो 3 शब्द से बना है। किससे शब्द से बन के बना है, 3 शब्द से बना है। न क ट किससे बना है दोस्तों, न बना है, क बना है और ट बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। 4 जो है ना, वो 4 जो है वो अवतल है। क्या है दोस्तों, वो अवतल है। देखिए अवतल में 4 शब्द होता है, 1 2 3 4। तो याद रखिएगा निकट जो है वो 3 शब्द से बना है। तो इस लेंस का किसका प्रयोग करेंगे हम, तो अवतल के लिए करेंगे, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है। 4 जो है वो अवतल है। ठीक है, लेकिन निकट को थोड़ा देरी के लिए हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और इसके जगह पे हम क्या लगा देते हैं दोस्तों, दूर लगा देते हैं। ठीक है, अब पूछ देगा कि दूर को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेंस का हम सिर्फ ये कंडीशन सिर्फ लेंस में, तो ध्यान से देखिएगा दूर जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। और दू के बाद क्या आता है दोस्तों, तो दू के बाद जो है वो 3 आता है। तो 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे, उत्तल का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, उत्तल का। देखिए उत्तल जो है वो 3 शब्द से मिलकर बना है, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कूलम और एम्पियर में हमें संबंध बताना है कि कूलम और एम्पियर में क्या संबंध है। ठीक है, यदि आपको संबंध पता है तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रकाश वर्ष क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष क्या है, व्हाट इज द लाइट ईयर। अब हमें प्रकाश वर्ष के बारे में बताना, ये पहला ही चैप्टर में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किलोवाट और किलोवाट घंटा में क्या अंतर है, ये भी आपको बता दीजिएगा। सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा ना, सिर्फ आप एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा ना दोस्तों, इसका आंसर सिर्फ आप रीडिंग डाल लीजिएगा कि हाँ किलोवाट इसमें होता है, किलोवाट घंटा इसमें होता है, तो आप एग्जाम में आप यूँ आप आंसर मार के आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किसी लेंस का प्रकाशीय केंद्र को सचित्र प्रदर्शित करना है, यानी कि लेंस बनाना है। ठीक है, चाहे आप उत्तल लेंस बना लीजिए या आप अवतल लेंस बना लीजिए। ठीक है, इसका लेंस बना लीजिएगा और इस लेंस से है ना इसका फोकस दूरी आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब प्रत्येक का यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे सी होता है, इसमें भी एफ होता है, इसमें भी सी होता है। इसका बना लीजिएगा और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग लेंस पढ़े होंगे तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल से बना लेंगे। सिर्फ हम आपको समझा दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, ताकि आप वहाँ पे दिक्कत नहीं करें। अब देखिए किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। देखिए प्रतिरोध को यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है, प्रतिरोध को यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये क्यों जोड़ते हैं, ताकि इसका जो रेसिस्टेंस हो वो कम हो। ठीक है, एक तो समांतर श्रेणी में होता है, देखिए ये जो समांतर श्रेणी में भी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्यों जोड़ा जाता है उसके बारे में आपको लिखना है। अब देखिए 1 किलोवाट अंकित एक विद्युत धारा हीटर को इतना में आप इतना में विद्युत धारा में क्या करेगी। देखिए कहने का अर्थ ये है कि आपको 1.0 किलोवाट दिया हुआ है। ठीक है, अंकित किया गया है, उसको एक विद्युत हीटर में यदि आप 250 वोल्ट से स्रोत से यदि आप संबंध करते हैं तो विद्युत धारा जो है वो कितना अवशोषित करेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, इतना जो 1 किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट में हमको विद्युत हीटर को जो है वो इतना स्रोत से हमको संबंध बताना है। ठीक है, संबंध कुछ नहीं बताना है आपको। क्या कीजिएगा कि एक विद्युत हीटर बना लीजिएगा आप। ठीक है, आप हीटर बना लीजिएगा, उसके आधार पर आप क्या कीजिएगा, अपने श्रेणी को आप सजा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत को स्वच्छ आलेख बनाना है। अब देखिए यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी का हमको क्या बनाना है दोस्तों, अब हमको चित्र बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ से हमारा क्या ऐसा क्वेश्चन आ गया, केमिस्ट्री क्वेश्चन आ गया। यदि आप फिजिक्स में दोस्तों सिर्फ आप इतना ही करके चले जाते हैं तो मेरा यकीन मानिए इससे आपको कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ इसके अंदर से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस सिर्फ इतना कर लीजिए। और एक आपसे विनती है, विनती क्या है, इतना तो आप कर ही लेंगे, साथ ही साथ आप एक बार इसको पढ़ने के साथ एक बार आप मॉडल पेपर को आप जरूर पढ़ के चल जाइएगा। ठीक है, ठीक है, आप मेरे ये वीडियो तो पूरा देख ही लीजिएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो,
चाहे केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो। इतना देखने के साथ साथ एक बार आप मॉडल पेपर को पढ़ के चल जाइए। हम साइंस का और हिंदी का मैराथन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करा दिए हैं, तो यकीन बनाइए आपको 400 प्लस लाने के लिए कोई नहीं रोकेगा। ठीक है दोस्तों, आप इतना सिर्फ कर लीजिएगा तो। अब चलिए अगला हम केमिस्ट्री में एक झलक हम केमिस्ट्री की तरफ मान लेते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण हमें बताना है और साथ ही साथ हमें समीकरण का रूप भी देना है। यानी कहने का अर्थ यह है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते किसको है, यानी कि उपचयन अपचयन कहते किसको है, और उसमें हमें एक समीकरण भी बता देना है। समीकरण कहने का अर्थ यह है कि आप इसका तो पहले परिभाषा दे दीजिएगा, उपचयन या अपचयन, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी बोलते हैं, और इसका एक समीकरण दे दीजिएगा। समीकरण देने का मतलब यह है कि उपचयन ये होता है जो ऑक्सीजन से जो बाहर चल जाएगा और ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, उपचयन हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी छोड़ देगा। ठीक है, उसका परिभाषा लिख दीजिएगा और उसको एक समीकरण दे दीजिएगा, तो आपको 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पुनर्चालन का कोई एक लाभ बताना है। यानी कि पुनर्चालन करने का मतलब है कि रिसाइकलिंग कहते किसको है। यानी कि रिसाइकलिंग करने का अर्थ ये है कि सबसे पहले हम लोग तो CO2 छोड़ते हैं और प्लस O2 ग्रहण करते हैं, लेकिन उल्टा इसका यदि हम लोग कर देंगे तो ये पशु पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और CO2 को क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। इसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग बोलते हैं। इसी को आधार पर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लिख देना है। अब देखिए रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, आपको बैलेंस करना है, यानी कि संतुलन करना है। कभी कभी आपको बैलेंस देने को भी मिल जाएगा। यदि आपको बैलेंस करने के लिए आता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको बैलेंस आ जाएगा तो आपको 3 नंबर तो आपको कोई नहीं काटेगा। ठीक है दोस्तों, आप बैलेंस भी सीख लीजिएगा। अब देखिए CO2 को यदि आप जल में घुलाएंगे तो कौन सा अम्ल बनता है, ये हमको बताना है। ध्यान रखिएगा CO2 जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और इसको जल में यदि आप घुलाएंगे तो हमें बताना है कि कौन सा हमें अम्ल बनेगा, या अम्ल बोले तो हमें एसिड बनेगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ पे एसिड जो है वो 3 प्रकार का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। HCl हो जाएगा और HNO3 हो जाएगा, और एक और एसिड होता है H2SO4। ये आप याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। 3 प्रकार का, 1 2 3, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HNO3 का नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, और HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, और H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम बताना है कि वन संप्रदाय पर निर्भर किन्हीं 2 उद्योग का नाम बताना है। हमें 2 उद्योग का नाम बताइएगा जो वन संप्रदाय पर निर्भर करती है। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब देखिए लेड नाइट्रेट के बिलियन में, अब देखिए एक यहाँ पे फार्मूला आपको यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, लेड नाइट्रेट। अभी हम तुरंत बताए थे कि HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट्रेट बोलते हैं। यहाँ पे लेड लग गया, लेड लगने का मतलब है लेड का संकेत होता है Pb, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, PbHNO3। ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए इसको लेड नाइट्रेट को यदि बिलियन में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने से क्या होता है, और इस अभिक्रिया का हमें रासायनिक समीकरण भी लिखना है तथा यह बताना है कि इसका अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार अभिक्रिया होगा। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि PB नाइट्रेट यानी कि लेड नाइट्रेट को यदि आप पोटेशियम का संकेत होता है H, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब आयोडीन हो जाएगा। इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराएगा। ठीक है, इन दोनों के साथ हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। अभिक्रिया कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो का चिन्ह मारेंगे, और अभिक्रिया करने के बाद कौन सा यहाँ पे आपको बनेगा ये आपको भर देना है। इतना ही आपको भर दीजिएगा। इसके साथ इसमें देखिए कि कौन विस्थापित हो रहा है या कौन स्थापित हो रहा है, उसके आधार पर आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला पूछा गया है कि मृत धातु का हमें परिभाषा देना है, और मृत धातु से बने 2 फायदे हमको बताना है। 2 फायदे बता दीजिएगा। पहला बता दीजिएगा इस्पात बता दीजिएगा। पहला किसके बारे में बता देंगे, इस्पात के बारे में बता देंगे, और दूसरा आप क्या कीजिएगा, टीन के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टीन और इस्पात जो है वो मृत धातु के अंतर्गत आता है। यदि आपको इस्पात नहीं बताना है तो आप कोशिश कीजिएगा, आप जस्ता भी बता सकते हैं। आप जस्ता भी एक तरह का अच्छा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें अब यहाँ पे अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण बताना है। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जस्ते के टुकड़े से अभिक्रिया करते हैं। ये आपको पूरा एक बार आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके आधार पर आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है, लेकिन रासायनिक समीकरण आप तभी लिख पाएंगे यदि आपको सबका फार्मूला याद रहेगा तब। कैसे याद देगा, देखिए अभी हम आपको तुरंत बताते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। एक हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, अगला आप बना लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जस्ता पूछा गया, जस्ता का फार्मूला देखिए, 1 मिनट थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा H2SO4 दोस्तों, और जस्ता का यहाँ पे फार्मूला होता है Zn, जिंक को हम लोग बोलते हैं जस्ता। ठीक है, इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराइएगा, और जो यहाँ पे आपको बनेगा वही हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि आप देखेंगे तो HCl होता है। इसको हम समीकरण रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम का होता है Mg, और अभिक्रिया करने के बाद जो बनेगा वही हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों,
और चलिए एक और थर्ड नंबर बता ही देते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। इसको हम अभी क्रिया करवाएंगे एल्युमिनियम से, जिसको हम लोग Al बोलते हैं, और समीकरण के बाद जो बनेगा वही हमारा अभिक्रिया बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन उदाहरण का हमको देना है। देखिए सबसे पहले हमें रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको, हमें ये जानिए। यदि ये जान जाएंगे तो आपको उसका उदाहरण आपको खुद दिख जाएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण वो प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग तोड़ने के बाद उसको हम दोबारा उसको उसी अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, ला सके। ठीक है, लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन जो होता है इसका उल्टा होता है। इसको परिवर्तन करने के साथ उसको हम पुनः स्टेज में हम लोग नहीं ला सकते। ठीक है, याद रखिएगा, इसका परिभाषा आप लोग खुद लिख दीजिएगा। यदि नहीं लिखा है तो आप हमें संपर्क कीजिएगा। विशाल स्टडी क्लासेस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए इथेन का संरचना सूत्र हमें बताना है कि इथेन का जो है वो संरचना सूत्र क्या बनेगा। तो याद रखिएगा इथेन, देखिए इथेन जो होता है, इथेन हो गया या एक तरह का आपको मीथेन पूछ देगा, मीथेन इथेन आपसे पूछ देगा तो एल्केन एल्कीन एल्काइन, आपको ये ग्रुप आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्मूला निकालेंगे। अल्केन हो गया या आपको अल्कीन हो गया या आपको अल्काइन हो गया। यदि आपको ये 3 ग्रुप आपको याद है तो आपको इथेन का फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक आपको ईजी से आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो अल्केन का कभी कभी आपको जनरल फॉर्मूला पूछ देगा कि बताइए अल्केन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा CnH2n+2 होता है। क्या होता है दोस्तों, CnH2n+2। इसी से मेरा एक ये बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीथेन, जिसको हम लोग बोलते हैं CH4। इसका फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा मीथेन का ये किसका फार्मूला होता है दोस्तों, मीथेन का फार्मूला होता है। ठीक है, और इथेन का आप लोग बना लीजिएगा, यदि नहीं बनेगा तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, अगला देखिए त्रिबंध वाले किसी अणु का उदाहरण देना है। देखिए त्रिबंध बोले तो जिसमें तीन क्या हो, 3 बॉन्ड हो। ठीक है, हम जानते हैं कि कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड होता है, और एक कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है। एक कार्बन को कितने बॉन्ड की आवश्यकता होती है, 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की भी कितने बॉन्ड की आवश्यकता होती है, 2 बॉन्ड की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें 3 बॉन्ड का अणु का हमें उदाहरण देना है। आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको बता ही देंगे। हम सिर्फ आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है दोस्तों। ठीक है, हम आंसर लेके नहीं आए, हम आपके साथ क्वेश्चन को हम शेयर कर रहे हैं कि आपका क्वेश्चन आता है किस तरह का है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्लोरीन की परमाणु संख्या हमें बताने की क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। मेरा कोई भी यदि आप साइंस का वीडियो देखे होंगे ऑब्जेक्टिव का, हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप परमाणु संख्या जो है वो 1 से लेकर आप 20 तक याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 से 20 में आपको 2-3 ऐसे आपको परमाणु एटम है जो आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट है। पहला फेवरेट आपको तो सोडियम आ जाएगा, दूसरा क्लोरीन आ जाएगा, उसके तीसरा आ जाता है पोटेशियम आ जाता है, फिर कैल्शियम आ जाता है, फिर लिथियम आ जाता है। ये सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं बिहार बोर्ड वाले के लिए। समझिए उनका चचा भतीजा फूफा ये सब रिलेशन में आता है, इसलिए उसको एग्जामिनर ने बार बार उसको एग्जाम में उतारता है, जाके लड़ो। ठीक है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या जो याद रखिएगा, क्लोरीन की परमाणु संख्या दोस्तों 17 होती है। ठीक है, यदि आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग जाके याद कर लीजिएगा 1 से लेकर 20 तक। अभी कुछ ज़्यादा समय है नहीं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा एक बार सिर्फ पढ़ के चल जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन के चलते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलन करना है। फिर से दोस्तों इसमें क्या करना है, हमको फिर से इसमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको मालूम होगा तो आप बना लीजिएगा। देखिए आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज होते हैं, कॉलम पाए जाते हैं। अब हमको बताना है कि कितने कॉलम होते हैं और कितने हमें क्षैतिज होते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, आवर्त सारणी से रिलेटेड है। अब देखिए रासायनिक समीकरण को लिखना है जब उसको लोहा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। देखिए ऊपर वाला ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा सा ट्यूस दे दिया। ट्यूस ये दे दिया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या आपको मिला दिया है, लोहा मिला दिया है। ठीक है दोस्तों, तो लोहा का संकेत याद रखिएगा, लोहा का संकेत होता है Fe। ठीक है दोस्तों, और जिंक का संकेत क्या होता है, जिंक का संकेत होता है Zn। ठीक है दोस्तों, अब चलिए लेकिन जिंक का संकेत Zn होता है, लोहा का Fe होता है। तो लोहा में इसमें करना क्वेश्चन क्या है पता है, मालूम है, Fe को आप रिएक्शन करवा दीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल से, जहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसके बाद जो अभिक्रिया बनेगा ना दोस्तों वो आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका रासायनिक, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग, नाम समीकरण लिख लीजिएगा। अब देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, अभी तक केमिस्ट्री में सबसे अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसको है। अब हमको प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताना है। एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देता है वो बाबू वो विस्थापन अभिक्रिया से देता है। तो विस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ के चल जाइएगा। विस्थापन अभिक्रिया करने का समीकरण कहते किसको है या अभिक्रिया कहते हैं किसको है। तो एक तरह का हम आपको उदाहरण हमको देकर हमको समझाते हैं कि प्रतिस्थापन या विस्थापन कहते किसको है। देखिए मान लीजिए सबसे पहले मेरे पास NaCO3 है। ठीक है, और प्लस और आपके पास है H2SO4 है। ठीक है,
ये दो यौगिक है, ठीक है, NaCO3 है और प्लस H2SO4, इसको ध्यान समझिएगा। पहला वाला जो क्या करेगा ना, पहला वाला जाएगा दूसरा के साथ, ठीक है, पहला वाला जाएगा दूसरा वाले के साथ इस वे, और दूसरा वाला जो है वो जाएगा पहला वाले के साथ, ठीक है, कहने का समझे, पहला वाला जाएगा दूसरा वाले के साथ और दूसरा वाला जाएगा पहला वाले के साथ। ध्यान समझिए, पहला वाला जाएगा दूसरा वाले के साथ, ठीक है, और दूसरा वाला जाएगा कहाँ, पहले वाले के साथ। इसको आप लिख दीजिएगा NaSO4, ठीक है, फिर प्लस दे देंगे, उसके बाद क्या बन जाएगा H2CO3, ठीक है। यही जो मेरा पूरा प्रक्रिया हो गया वो मेरा बन गया विस्थापन अभिक्रिया। कहने का अर्थ ये है कि इसके पास जो Na था ना वो कहाँ चल गया, SO4 के पास चल गया, और इसके पास जो CO3 था ना वो किसके पास चल गया, H2 के पास चल गया, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक रूल्स होता है, वो नियम क्या होता है, इसमें आपको रिएक्टिव सीरीज आपको याद होना चाहिए। यदि आपको रिएक्टिव सीरीज यदि याद नहीं है तो आपसे विस्थापन अभिक्रिया कभी नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों, आपको रिएक्टिव सीरीज बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में हमको दोष बताना है कि उनमें क्या दोष था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए थे, मेंडलीव आए थे, बोर मेडल आए थे, फिर कौन रदरफोर्ड आए थे, बहुत सारे ऐसे मॉडल आए थे जो आवर्त सारणी को सजाए थे। लेकिन मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। उन्होंने एटम का यहाँ फेंक दिया था, लिथियम को यहाँ सरिया दिया था, किसी का परमाणु द्रव्यमान में कमी था, किसी का परमाणु संख्या में कमी था। लेकिन मेंडलीव का आवर्त सारणी में बहुत दोष था, इसलिए मेंडलीव से ही जब भी किसी भी साइंटिस्ट का यदि दोष के बारे में पूछेगा कि आवर्त सारणी का दोष बताइए तो ध्यान रखिएगा मेंडलीव का नाम जरूर लिया जाता है और मेंडलीव से ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसलिए मेंडलीव का आवर्त सारणी का दोष आप जरूर एक बार पढ़ के चल जाइएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हमें धातु कर्म बताना है कि धातु कर्म होता क्या है। देखिए, जब एक लोहा को आप देखेंगे, एक मोटा सा रड है, उसको यदि आप जमीन में इस तरह घसीटे जाएंगे, मान लीजिए एक मोटा सा रड है, ठीक है, उसको आप जमीन में घसीटे जाएंगे तो इसमें छोटा छोटा क्या होगा, उसमें थोड़ा सा बुरादा निकलेगा, लोहा का बता करें। यही जो बुरादा होता है ना, वही मेरा क्या होता है, धातु कर्म होता है, उसी के बारे में आपको यहाँ पे सजाना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, कार्बनिक यौगिक का हमको संरचना सूत्र लिखना है। अब प्रत्येक का भी यहाँ पे संरचना सूत्र लिख दीजिए, डाइक्लोरोमेथिन का लिख दीजिए, प्रोपेन का लिख दीजिए, इथेनोइक अम्ल का लिख दीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड का लिख दीजिए या मीथेन का लिख दीजिए। देखिए, मीथेन का तो आपको हम बता ही दिए थे अभी, यहाँ पे CH4, ठीक है, इस सब के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए, एसिटिलीन का इथेनाइन बनाने के लिए सामान्य विधि को लिखिए और एसिटिलीन के सामान्य रासायनिक गुण को भी लिखिए, ठीक है दोस्तों। आप यदि एसिटिलीन के बारे में जानते हैं तो इथाइल कैसे बनता है, आप इसका विधि आपको जरूर जानना चाहिए। आप इथाइल बनाने का विधि आप सीख जाएंगे तो ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो है इसी का क्वेश्चन है दोस्तों, अथवा में आपको दिया हुआ है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हमें एक धातु का नाम बताना है जो सर्वोत्तम विद्युत चालक है, यानी कि एक धातु का नाम बता दीजिए जो सबसे ज़्यादा जो विद्युत क्या होता है वो चालक होता है, ठीक है। और हेमेटाइट किस धातु का यक्ष है, इसके बारे में हमको बताना है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, ये भी हमको बारे में बताना है। सिरका में, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अम्ल के देखिए, अम्ल जो है वो किस में कौन सा चीज़ अम्ल में पाया जाता है, खट्टा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सब आपको अम्ल आपको बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, एक निष्क्रिय गैस का हमें गैस का नाम बताना है, इनर्ट गैस का हमको नाम बताना है। कौन सा गैस का नाम बताना है, हमें इनर्ट गैस का नाम बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें एक तरह का नियॉन भी आ जाता है। नियॉन भी एक तरह का क्या है, वो इनर्ट गैस है, यानी कि निष्क्रिय गैस है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, जिसकी परमाणु संख्या 10 होती है नियॉन की, ठीक है। अब देखिए, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, हमको आधुनिक पीरियोडिक टेबल हम किसे कहते हैं उसके बारे में हमको लिखना है, ठीक है। अब देखिए, हम जल प्रणाली का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम जल प्रणाली का जो संरक्षण है बहुत तरीके से कर सकते हैं। देखिए, खेतों में कर सकते हैं, तालाबों से हम लोग जल का निस्तारण कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए, क्या होता है जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को उपस्थिति में जलता है तो समीकरण लिखना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन एक तरह का VVI मान लीजिएगा मेरे तरफ से, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे ना तो वो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, वो मैग्नीशियम मेरा क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसका समीकरण लिखना था, जो कि हम समीकरण आपको बता दिए। अब देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ये भी जो क्वेश्चन है वो बहुत VVI क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ये भी बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हमें उदाहरण देना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब एसिड जो होता है ना और बेस जो होता है, फिर से, जब एसिड और बेस आपस में यदि रिएक्शन करते हैं ना तो हमें एक तरह का हमें साल्ट मिलता है और प्लस हमें जल मिलता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। आप यदि इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख दीजिएगा, जब अम्ल और
क्षार को आपस में यदि अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण और जल बनता है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समजातीय श्रेणी हमें बताना है कि समजातीय श्रेणी होता क्या है और इसका दो विशेषता बताना है कि देखिए समजातीय श्रेणी के बारे में यदि आपको पता है तो आप लिख लीजिएगा। देखिए इसी पे एक बार देख लीजिएगा कि हाँ समजातीय श्रेणी से होमोग्लोस सीरीज के क्वेश्चन कैसे आता है। अब देखिए वर्जन और निष्ठापन में क्या अंतर है। देखिए वर्जन और निष्ठापन भी कितना बार बिहार बोर्ड जो है वो रिपीट करता है। यदि आप इसका क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वर्जन और निष्ठापन जो है वो कम से कम 2 से 3 बार आपको रिपीट कर दिया है, इसलिए हम आपको यहाँ पे वर्जन स्थापन बोलेंगे कि एक बार आप लोग पढ़ के चल जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और एक बार समझाती श्रेणी भी आप लोग पढ़ के चल जाइएगा। अब जाते हो देखिए अथवा में भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि अथवा में दिया हुआ है कि एथेनॉइक अम्ल या निम्नलिखित बीच में होने वाली क्रिया का रासायनिक नाम लिख देना है, सोडियम का लिख देना है। देखिए सोडियम का जो हम आपको बार बोले थे इसका आप लोग रासायनिक सूत्र भी याद रख लीजिएगा। सोडियम को संकेत हो जाएगा Na, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा NaCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट यदि पूछा गया था NaHCO3। ठीक है दोस्तों, देखिए बी और सी में यही अंतर है कि बी में बोला गया है सोडियम कार्बोनेट और सी में बोला गया है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई का मतलब होता है H लगा देना। ठीक है दोस्तों, बाकी सेम टू सेम हो जाएगा Na और CO3। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक सूत्र बताना। ध्यान रखिए दोस्तों, सोडियम का फार्मूला होता है Na और हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है OH, यानी कि NOH को हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र बन जाएगा, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम जल से प्रतिक्रिया कर सकता है क्या और क्या बनाता है, यानी कि सोडियम को यदि आप जल के साथ यदि आप अभिक्रिया करवाएंगे, सोडियम को यदि आप जल के साथ यदि अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा उसको हमको बारे में लिखना है। ठीक है, और एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क का नाम बताना है। यह देखिए एल्युमिनियम का आप बॉक्साइड भी लिख सकते हैं या आप बॉक्साइड का फार्मूला आता है तो फार्मूला भी लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम का बॉक्साइड अयस्क होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कार्बन बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है, क्यों। देखिए कार्बन को हम सभी जानते हैं कि कार्बन को 4 डंटा लगता है, यानी कि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। और कार्बन जो होता है वो सबसे एटॉमिक में इकलौता है जिसको हम लोग 4 बॉन्ड देते हैं और ये कार्बनिक यौगिक का निर्माण भी करता है, यानी जिसको हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन में ग्रुप में जोड़ते हैं ना, उसके बारे में लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने वाला आप बना लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देते हैं तो डालने पर विलयन का जो रंग है वो क्यों बदल जाता है। ये मेरे तरफ से आप VBI मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा दोस्तों, आप VBI मान लीजिएगा। जो हम क्वेश्चन VBI मान लेते हैं उसको आप लोग जरूर पढ़ के चल जाएगा कि कॉपर सल्फेट को यदि विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देते हैं ना तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए प्रकाश अपघटन अभिक्रिया सब क्या समझते हैं। देखिए प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के बारे में बताना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और अम्ल को तनुकरण करते समय यह सलाह दी जाती है कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल मिलाना चाहिए। देखिए हम सभी जानते हैं यदि आप एक मान लीजिए एक ट्यूब है, एक ट्यूब में यदि आप एक तरह का ट्यूब में यदि आप इसमें जल मिला दिए, ठीक है, क्या मिला दिए हम लोग, जल मिला दिए, और दूसरे ट्यूब में हम क्या करेंगे, एसिड मिला देंगे। क्या मिला देंगे दोस्तों, हम एसिड मिला देंगे। ठीक है, इसको हम नीचे से हीट दे रहे हैं, हम यदि इसमें से हम क्या मिला दे रहे हैं दोस्तों, एसिड मिला दे रहे हैं। ठीक है, कोई बंदा है, इसको हीट हम कर दिए, इसमें हम क्या कर दिए दोस्तों, हम इसको हीट कर दिए। कोई बंदा है यदि इसमें उंगली डालेगा, अपना फिंगर डालेगा और इसमें भी फिंगर डालेगा तो किस पर ज़्यादा प्रभाव करेगा, और दोनों में सेम कंडीशन है, हम दोनों को 5 मिनट के लिए हम क्या कर दिए, हीट कर दिए, तब उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है सल्फाइड अयस्क के साधारण के लिए फेन उत्प्लावलन विधि का हमको संक्षेप करना है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसके बारे में उत्प्लावलन विधि हमको यदि आपको पता है कि हाँ उत्प्लावलन विधि ये होता है तो आपको इसके आंसर आपको जरूर मालूम होगा। अब देखिए कठोर जल में साबुन को साफ करने के लिए प्रभावकारी कर्मक क्यों नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसका भी आंसर आपको नहीं मालूम है तो आप इसका अथवा भी पढ़ सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के प्रबंध एवं संरक्षण से आप क्या समझते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधन का आप सभी को पता है कि हमें संरक्षण करना चाहिए ताकि हमारा जो भारत है वो स्वच्छ बनेगा, पेड़ पौधे का हरियाली बनेगा, कागज़ का निर्माण जो होता है, देखिए पेड़ कट जाता है, कागज़ का निर्माण इसी से हो जाता है, तो इसका हमें संरक्षण कर देना है। इसका यदि आप लाभदायक लिख देंगे तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इथाइन का हमें साधारण नाम लिखना है, आयुपेसी नाम बताना है, आइसोब्यूटेन का जो है ना हमें आयुपेसी नाम बताना है। देखिए आइसोपेसी नाम जो है ना वो पहले आता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी फिलहाल क्या है ना सडनली एग्जाम में
अभी मैट्रिक के एग्जाम में सडनली आईयूपीएसी नाम एक दिया हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे एक और यौगिक लेके आए हैं, आइसोब्यूटेन का हम आईयूपीएसी नाम लेके आए हैं। यदि आप सिर्फ आईयूपीएसी नाम सिर्फ एक बार सिर्फ आप देख के चल जाएंगे ना, झलक सिर्फ एक बार आप झलक देख के चल जाएंगे तो आईयूपीएसी नाम आपको एक कन्फर्म है कि 1 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब्जेक्टिव में नहीं देगा, ठीक है ना, ये भूल से भी आपको सब्जेक्टिव में नहीं देगा। यदि आप सब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं तो समझिए अपना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, आपको अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम क्वेश्चन इसलिए लेके आए हैं ताकि आप ये ऑब्जेक्टिव में दे दें। यदि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, अभी भी टाइम आपको नहीं मिल रहा है आईयूपीएसी पढ़ने के लिए, तो हम बिल्कुल राय नहीं देंगे आप आईयूपीएसी अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको टोटल वहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव देते हैं और 100 में सिर्फ आपको 85 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है दोस्तों। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आईयूपीएसी अभी पढ़ने सब चीज़ छोड़ छाड़ के आईयूपीएसी नाम पढ़ने के लिए बढ़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपके पास अभी समय नहीं है तो सिर्फ आप आगे बढ़िए, आपका रिविजन फास्ट कीजिए। जितना आप पढ़ लिए हैं दोस्तों उतना बहुत है, कोशिश कीजिए पहले वाला रिपीट कीजिए, नया पढ़ने का भूल नहीं करें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हमें बताना है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। हम आपको बार बोले थे कि आपको परमाणु संख्या 1 से 20 पढ़ के चल जाएगा। अब 20 जो होता है वो कैल्शियम ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए द्विबंध वाले किसी अणु का हमको उदाहरण देना है। देखिए द्विबंध वाले हम अब आपको बताए थे कि कार्बन के हमेशा 2 बॉन्ड होते हैं, और लेकिन वो हमेशा जो स्ट्रक्चर बनता है वो 4 बॉन्ड होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वैसे 3 तत्वों का नाम बताइए जिनके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए अब हम आपको इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में हमें 3 तत्व का नाम बताना है। देखिए सबसे पहले बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, हमें सोडियम ले लीजिएगा। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि सोडियम जो होता है उसकी परमाणु संख्या 11 होती है। पहले वाले में 2 भरते हैं, दूसरे वाले में 8 भरते हैं और तीसरे वाले में हम 1 भरते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम ले लेंगे क्लोरीन ले लेंगे। ठीक है, क्लोरीन जो होता है वो 17 होता है, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और 7 है तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 8 - 7 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 हम बता दिए, 1 आपको बताना है। ठीक है, यदि आपसे नहीं बनेगा तो भी बता दीजिएगा, लेकिन हाँ इसमें कोशिश कीजिएगा इसमें हाइड्रोजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, वो हाइड्रोजन स्टेबल नहीं होता है। आपका इलेक्ट्रॉन कक्षा निकालने के लिए आपको हीलियम से चलना पड़ता है। कहाँ से चलना पड़ेगा, आपको हीलियम से चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन चलेंगे कि फेरिस प्लास्टर में उचित मात्रा में जल को मिलाने पर एक कड़ा एवं छिद्र युक्त ठोस यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़ के जाइएगा, हम खुद राय देंगे, ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाइएगा। ठीक है, एक तरह का ये प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए तो हमको अब इसमें से सिर्फ हम आपको एक ही चीज़ राय देंगे। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पेरिस है दोस्तों, उसका आप क्या कीजिएगा, आप उसका सूत्र पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसका आप सिर्फ सूत्र पढ़ लीजिएगा, आपको 1 नंबर वहीं से मिल जाएगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया या जिप्सम हो गया, इससे आपसे क्वेश्चन आपको दे देता है, और कभी कभी आपको ग्लूकोज भी दे देगा और कभी कभी आपको शुगर का भी दे देगा। ये सारा हम करवाए हुए हैं बाबू, ऑब्जेक्टिव में जाके आप देखोगे ना साइंस का, आपको सारा ये सब मिल जाएगा, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए संसाधन के हमें सावधानी पूर्वक का उपयोग का बताना है कि संसाधन का जो सावधानी पर उपयोग होता है वो आवश्यकता क्यों है, उसके बारे में बताना है। देखिए समझाती श्रेणी यहाँ भी आपको रिपीट कर दिया है, यानी कि समझाती श्रेणी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप समझाती श्रेणी जरूर पढ़ के चल जाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या होता है। अब हमें बताना है कि नर्मदा आंदोलन बचाओ आंदोलन क्या है, उसके बारे में लिखना है। बड़े बांधों के निर्माण में वो समस्या पैदा क्यों होती है। देखिए बांध के बारे में या पेड़ बचाव के बारे में सुंदरलाल बहुगुणा थे। अब याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा थे ना, जो पेड़ काटने के बचाव में आंदोलन किए थे। लास्ट केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर में आपको ये चैप्टर टॉपिक आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। उसे खाली पढ़ना नहीं है आपको, पढ़ना आपको बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आपको पढ़ना नहीं है। केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर में जाइए, वो भी कब, जब आपको समय मिलेगा खाली समय में, तब जैसे खाना खा रहे हैं तो उस टाइम आपको एक बार खाली लास्ट चैप्टर जाना है, सिर्फ आपको एक बार रीडिंग डालना है, सिर्फ आपको इस तरह का आपको रीडिंग डालना है दोस्तों, और कुछ नहीं, सिर्फ एक बार रीडिंग डालेंगे ना, और एक ही चीज़ को यदि आप 2 बार कर लेते हैं ना, ऑटोमेटिक आपको तीसरा बार आपको दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, आपको लेकर रट्टा नहीं मारना है, बस जैसे जैसे लाइन बाय लाइन लिखा होता है ना, आपको सिर्फ इस तरह का आपको रीडिंग डाल लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आ गया हमारा बायोलॉजी क्वेश्चन। हमने फिजिक्स का कर लिया, अब हम केमिस्ट्री का भी कर लिया, अब हम बायोलॉजी का क्वेश्चन करेंगे। पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा आ जाता है अमीबा के बारे में। अमीबा क्या खाता है, अमीबा कैसा कोशिका है, एक कोशिका है या बहु कोशिका है। ओजोन का हमें रासायनिक सूत्र बताना है। देखिए ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है वो O3 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पौधों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है। हम सभी जानते हैं कि जाइलम के द्वारा पौधों में जल का संवहन होता है। और जाइलम और फ्लोएम आप भी एक बार पढ़ लिख के चल जाइएगा कि हाँ जाइलम और फ्लोएम से भी कभी कभी अंतर पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पर परागन क्या है इसके बारे में बताना है। और दी ओरिजिन ऑफ स्पेजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। आप लोग ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पढ़ लीजिएगा कि दी ओरिजिन ऑफ स्पेजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, ठीक है। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण, देखिए अंतर आपको हम तुरंत बताए थे कि जब भी आपको अंतर लिखना होता है तो आप कॉलम बना के लिखेंगे, 1 नंबर यहाँ देंगे और 1 नंबर यहाँ देंगे। इधर वायवीय शोषण लिखेंगे, इधर अवायवीय शोषण लिखेंगे, इधर 2 नंबर देंगे और इधर 2 नंबर देंगे, इधर हो जाए, फिर इधर 3 नंबर लिखेंगे, इधर 3 नंबर लिखेंगे। इसी तरह ये पैटर्न चलता जाएगा। और एक बात का ध्यान और रखिएगा, यदि ये अंतर जो है, यदि आपका 3 नंबर में पूछा गया है तो आप 3 कॉलम बनाएंगे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 3 कॉलम इधर बन जाएगा और 3 कॉलम इधर भी बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन यदि आपका 5 नंबर में पूछा गया तो आपका 5 कॉलम बनेगा, 1 2 3 4 5 इधर बन जाएगा, 1 2 3 4 5 इधर बन जाएगा, ठीक है। यानी कहने का अर्थ ये है, अंतर यदि 3 नंबर का है तो 3 कॉलम, 5 नंबर का अंतर यदि आप एग्जामिन में पूछा गया तो 5 कॉलम, ठीक है। अंतर को थोड़ा सा हम आपको डील कर देते हैं। वायवीय शोषण जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय शोषण जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है दोस्तों। ये जल का संवहन करता है, ये जल और खाद्य पदार्थ दोनों का संवहन करता है, ठीक है। 2 नंबर तो ऐसे ही बना लिए, बाकी आप बना लोगे, ठीक है, क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको सिर्फ रिविजन, हम आपको सिर्फ बता दिए, क्योंकि देखिए बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, टोटल यदि देखा जाए ढंग से, यदि देखा जाए 150 प्लस कंटेंट आपको मिलेंगे। तो 150 कंटेंट में पढ़ना क्या है, इतने कम समय में एग्जामिनर विद्यार्थी तो पागल हो जाते हैं कि ये पढ़े वो पढ़े, नोट्स लाओ, फेयर लाओ, ये टीचर का लाओ, वो टीचर का लाओ, पागल हो जाता है। इसलिए हम आपको यहाँ पे शॉर्ट जो नोट्स हम आपको बता रहे हैं कि आपको पढ़ना वास्तव में क्या है, जो कि आपको रियली में आपको एग्जाम में आने वाले कंटेंट के साथ वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हमको ब्लड के बारे में बतानी है। यदि आप ब्लड पढ़े होंगे तो आप ब्लड भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना है और उसके लिए जलीय जीवों की अपेक्षा स्थलीय जीवों किस प्रकार का लाभदायक होता है। देखिए, स्थलीय जीव यानी कि जो धरती पर रहते हैं, जलीय जीव जो कि पानी में रहते हैं। पानी के बारे में आप मछली भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्थलीय जीव के बारे में आप कुछ भी ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं जो स्थलीय जीव होते हैं, या कि आप लिख सकते हैं कछुआ भी लिख सकते हैं, नहीं कछुआ तो ये जलीय जीव हो गया, ठीक है। अब स्थलीय जीव में आप चाहेंगे तो स्थलीय जीव में नाम तो नहीं याद हो रहा है, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन स्थलीय जीव में आप इसके बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और श्वसन का ध्यान रखिएगा, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, रिपायरेशन, ठीक है, श्वास लेना, उसके बारे में लिखना है, ठीक है, जो सांस लेता हो, ठीक है। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्सर्जन क्या है। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्सर्जन के बारे में, ठीक है। उत्सर्जन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत VVI है। उत्सर्जन आपके बारे में पूछता ही है कि उत्सर्जन क्या होता है। देखिए, खाद्य पदार्थ का यदि आप उसका बाहर से निकासन करेंगे तो उसको हम लोग उत्सर्जन बोल देते हैं। और इसका 2 प्रमुख अंग का नाम बता देना है, तो आप इसका वृक्ष लिख सकते हैं, ठीक है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आप किडनी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आता है तो बिहार बोर्ड वाले मजा आ जाता है, और प्लस विद्यार्थी को भी मजा आ जाता है। बिहार बोर्ड तो दूर की बात है, विद्यार्थी को बहुत फेवरेट ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि जितना वो साल भर का मेहनत करता है ना, उसका रंग ला देता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये भी आप ये लिख लीजिएगा। या अथवा में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव हृदय का आप चित्र बना दीजिएगा। यदि मानव हृदय का चित्र बना दीजिएगा ना, तो आपको 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंट भी आपको हो जाता है, मिस्टेक भी हो जाता है डायग्राम उस समय, तो कंफर्म है कि आपको 4 नंबर तो कोई काटता नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, सिर्फ आपको डायग्राम बनाने से नहीं होगा, आप उसका नाम भी लिखेगा, हाँ इसका ये नाम है, उसका वो नाम है, इसका ये नाम है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, खाली हमें 2 तंत्रिका कोशिका है और उसका हमें खाली स्थान क्या है, तो याद रखिएगा, उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं देगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्ष कौन सा अंग है और इसके इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। सबसे पहली बात है कि जो वृक्ष होता है वो एक तरह का उत्सर्जन का अंग होता है। कैसा अंग होता है दोस्तों, वो उत्सर्जन का अंग होता है, और इसकी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको मालूम होगा तब ठीक है, और नहीं मालूम होगा तो आप हमें बताइएगा कॉमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हम भी आपका थोड़ा सा नॉलेज देखते हैं कि आप लोगों की तैयारी कितना हुआ है। अब देखिए, पौधों में हमें खाद्य पदार्थ का संवहन बताना है कि पौधों में जो खाद्य पदार्थ का जो संवहन होता है वो किस ऊतक का उदाहरण होता है, तो आप इसका जाइलम भी लिख सकते हैं। और जाइलम जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों। जाइलम हो गया या फ्लोएम हो गया, वो टोटल 4 प्रकार का होता है, लेकिन जाइलम में प्रकार पूछ देगा तब आप लोग उसका आंसर मारिएगा अपने ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। लेकिन पौधों में सिर्फ खाद्य पदार्थ का पूछेगा तो उसका जाइलम आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमको DNA का फुल फॉर्म बताने, देखिए विस्तृत नाम का मतलब है इसका एक्सपेंडेड, इसका नाम बताइए, DNA का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। कीवन किस प्रकार का संवहन है, देखिए ये भी संवहन है, ये भी बता दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, देखिए प्रकाश से ऊपर भी आया था और प्रकाश संश्लेषण से नीचे भी आ गया है।
अब देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिए तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, या पोषी अस्तर क्या है। देखिए पोषी अस्तर बहुत तरह का अच्छा क्वेश्चन है कि पोषी अस्तर क्या कहते हैं, और या एक आहार श्रृंखला द्वारा समझाइए। कहने का अर्थ ये है कि पोषी अस्तर तो 3 प्रकार के होता है। पहला हो जाएगा परपोषी, पहला हो जाता है परपोषी, और दूसरा होता है स्वपोषी, और तीसरा होता है विषमपोषी। ठीक है, आप इस तीनों के बारे में लिख दीजिएगा। परपोषी जो होता है जो दूसरे पर निर्भर हो, स्वपोषी वो होता है जो खुद पर निर्भर हो, और विषमपोषी जो होता है वो किसी पर परपोषी पर निर्भर होता ही है, साथ ही साथ वो खुद पर भी निर्भर होता है, जिसको हम लोग विषमपोषी बोलते हैं। ठीक है, आप इसका प्रकार बना लीजिएगा। अब देखिए मनुष्य के आहार नाल का हमको एक चित्र बनाना है। यदि आप मनुष्य का आहार नाल का चित्र बना देंगे, यानी कि पाचन काल का यदि आप उसको चित्र बना देंगे, तो आपको ये जो एग्जामिनर है उसका 5 नंबर आपको साथ ही साथ दे देगा। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा 5 नंबर तब देगा, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब कि यदि आप चित्र बना दिए, चित्र तो आप बना चुके हैं, साथ ही साथ जो चीज़ जहाँ पर है उसका आप नाम लिख दिए, लेकिन नाम के साथ साथ उसका परिभाषा आप मत दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे लिख दीजिए कि हाँ ये उत्सर्जन का भाग होता है, तो उत्सर्जन कहते किसको उसके बारे में आप मत लिखिए, सिर्फ नाम लिख दीजिए और नाम लिख के छोड़ दीजिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, हमको ये बताना था। हम सभी जानते हैं कि मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, वो 46 होती है। लेकिन यदि इसमें हम जोड़ा पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा, जोड़ा हमेशा 23 होता है। ठीक है दोस्तों, जोड़ा कितना होता है, 23 होता है, और संख्या कितना होता है दोस्तों, वो 46 होता है। ठीक है, अब देखिए हरे पौधे में किस घटक का अभाव से प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हरे पौधे जो होते हैं ना, उसमें एक क्लोरोफिल होता है। वो क्या होता है दोस्तों, वो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, यदि हरे पेड़ पौधों में यदि क्लोरोफिल नहीं होगा ना, तो जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों का जो रंग होता है ना, वो हरा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और हरा नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं होगा। तो आप इसी तरह लैंग्वेज में अपने हिसाब से आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ब्लड प्रेशर हमको बताना है कि ब्लड प्रेशर जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसके बारे में आप लिख दीजिएगा। एड्स रोग किसके द्वारा संक्रमित होता है, या अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन है, या जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले रसों का नाम बता देना है। ठीक है, और जठर ग्रंथि में तीन ग्लैंड आते हैं, तीन ग्रंथियां आती है, इसके बारे में आप लिख दीजिएगा। तो और अच्छी बात है, इसी पे अगर आप लोग ये पहला दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर से ही तरह ज़्यादा क्वेश्चन आता है मैट्रिक वाले में। और सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन आ गया है बाबू धमनी और शीरा, ये आप एक बार जरूर पढ़ के चल जाइएगा। ये भी एक तरह का VVI क्वेश्चन है बाबू, धमनी और शीरा। ध्यान रखिएगा, धमनी जो होता है वो शुद्ध रक्त को साफ करता है, शीरा गंदा रक्त को साफ करता है। धमनी शीरा, ये धमनी शीरा मालूम है क्या आपको, एक तरह का ये नस है। क्या है बाबू, एक तरह का ये नस है। ठीक है, ये नस जिस तरह हम लोग का बॉडी में नस होता है ना, हाथों पर आप अपने हाथों का भी चेक कीजिएगा, मुट्ठी बांधिएगा तो देखिएगा कलाई के पास नस आपको दिख रहा होगा हरा हरा, इस तरह का वो धमनी का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पादप हार्मोन क्या है, हमको इसके बारे में बताना है कि पादप हार्मोन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। देखिए पादप हार्मोन जो है वो आप 3 प्रकार के भी होते हैं, और कहीं कहीं NCERT में 4 प्रकार का भी मेंशन किया हुआ है, उसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, पहला तो हम आपको अभी हम बता देते हैं। पहला हो जाएगा साइकार्टोन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार हम आपको बता दिए हैं, 2 प्रकार आप खुद लिख लेंगे। अब देखिए मानव लिंग को यदि आप निर्धारित करना है तो उसका वर्णन आप कर दीजिएगा कि मानव लिंग निर्धारण कैसे करेंगे। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यदि बायोलॉजी में क्वेश्चन आपको 3-4 का क्वेश्चन आपको आप चित्र बनाने देगा। पहले तो आपको दे देगा कि नेफ्रॉन का बनाने के लिए चित्र दे देगा। अब यदि आपको चित्र बनाने के लिए आता है कि हाँ देखिए लड़कियां सब चित्र बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर होती है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा चित्र बनाने आता तो आपको 5 नंबर तो कन्फर्म है, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे हो जाता है ना तो आपको 4 नंबर कोई नहीं काटता है। लेकिन 4 नंबर आपको तब देगा एग्जामिनर जब आप उनके साथ आप क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो नेफ्रॉन का चित्र बना लीजिएगा। देखिए चित्र आपको कौन कौन देगा वो भी हम आपको बताते हैं। एक तो आहार नाल हो गया, एक नेफ्रॉन हो गया, कभी कभी आपको मस्तिष्क का दे देगा। ठीक है, कभी कभी आपको क्या दे देगा, मस्तिष्क का दे देगा, जिसको हम लोग ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, वो भी आपको दे देगा, या मानव नेत्र का दे देगा। ठीक है, देखिए एक ये भी अच्छा VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो, कि डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत को आपको व्याख्या करना है कि हाँ डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को दिया था, टोटल 5 अवस्था दिया था, उसके बारे में आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, 5 अवस्था ही दिए थे। ठीक है, अब देखिए
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसी एक पौधे का नाम लिखिए जिसमें पत्तियों द्वारा कायनी प्रवर्धन होता है, उसका नाम लिख दीजिएगा। रक्त के विभिन्न अवयवों का नाम लिख दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का उसका नाम लिख दीजिएगा। परितंत्र किसे कहते हैं उसको आप परिभाषा दे दीजिएगा। या मेंडलव के प्रयोग में एक संकरण से प्राप्त समलक्षणी और समजीनी अनुपात क्या होता है, उसको लिख दीजिएगा। पौधों में वाष्प उत्सर्जन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो VVI है, इसको आप पढ़ के जाइएगा कि पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं। साथ ही साथ उसको आप प्रकाश डालिएगा कि ये इसके महत्व पर आपको प्रकाश डालना है और लिख देना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए लिंक क्रोमोसोम किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है कि लिंक क्रोमोसोम किसे कहते हैं। या कोयला पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग हमें मितव्यक्तिया से क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में लिख देना है दोस्तों। अब देखिए रक्त को थक्का निर्माण का कार्य विधि का वर्णन करना है। देखिए हम सभी जानते हैं जो ब्लड जो होता है ना दोस्तों, ब्लड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है RBC, दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है दोस्तों वो प्लेटेस होता है। क्या होता है दोस्तों, वो प्लेटेस होता है। प्लेटेस ही ऐसा ब्लड है जो रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है, वो निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्लेटेस के बारे में लिख देना है। ठीक है। अब देखिए मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण क्रिया का विधि का हमें वर्णन करना है। यानी कि मनुष्य में दोहरा रक्त का, यानी कि मनुष्य में रक्त का है ना दोबारा परिसंचरण करना है, परिसंचरण करके उसका विधि का हमें वर्णन करना है कि मनुष्य में दोबारा रक्त का परिवहन हो रहा है, हमें उसके बारे में आपको लिख देना है। नहीं तो आप ओजोन के बारे में लिख दीजिए कि हाँ ओजोन का परितंत्र का किस प्रकार प्रभावित करता है। यदि आप ओजोन के बारे में जानते हैं तो आप ओजोन के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिख देना है। नहीं तो अम्बीबा में श्वसन किसके द्वारा होता है। लाल रुधिर कण का रंग लाल क्यों होता है, देखिए RBC का जो लाल रंग है वो लाल ही क्यों होता है, उसके बारे में लिख देना। यदि आप ब्लड पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको बना दीजिएगा। नहीं अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी ग्रंथि को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, इसके बारे में लिख देना है। और स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है, ये भी आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए एड्स का हमें पूरा नाम लिख देना है। ठीक है, एड्स का यानी कि हमें AIDS, इसका हमें फुल फॉर्म लिख देना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। अब देखिए जैव निवीकरण या अजैव निवीकरण पदार्थ में हमको अंतर स्पष्ट करना है। जीवाश्म क्या है, इसके बारे में हमको लिख देना है। ये भी जीवाश्म जो है आपके एग्जाम में VVI है, इसको भी VVI क्वेश्चन हम लगा दिए हैं, इसको भी आप पढ़ के चल जाइएगा दोस्तों। अब देखिए प्रोटीन के पाचन में HCl का हमें क्या महत्व है। देखिए प्रोटीन के पाचन में यानी कि हम लोग जब खाना खाते हैं ना तो HCl का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि यही एक एसिड है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, यदि आपको HCl के बारे में नहीं मालूम है तो आप HCl के बारे में जानिए और इसका आंसर आप दे दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए मनुष्य में पाचन क्रिया का वर्णन करना है। देखिए मनुष्य का जो पाचन क्रिया है उसके बारे में लिखना है कि हम लोग जो सबसे मुँह से खाना खाते हैं उसके बाद कंठ की नली से होते हुए कहाँ जाता है, वो पेट में जाता है, फिर वो किडनी में जाता है, किडनी से वो कहाँ से जाता है, वो छोटी अमाशय में जाता है, फिर वहाँ छोटी अमाशय में थोड़ा देर के लिए वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे ग्लैंड रहता है। ग्लैंड का मतलब वहाँ पे कुछ ग्रंथियाँ रहती है, वहाँ पे खाना जाता है। उसके बाद वहाँ पे पाचन का फुल प्रोसेस होता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। उसके बारे में आपको पूरा का पूरा आपको वर्णन कर देना है, तब जाके आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और फिर मनुष्य के मादा जनक तंत्र का हमें वर्णन करना है कि मनुष्य में जो मादा जनक तंत्र है उसका हमको क्या करना है दोस्तों, उसका हमें वर्णन करना है। और इतना ही बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में टोटल आने वाले हैं दोस्तों। यदि सिर्फ आप इतना ही ऑब्जेक्टिव सिर्फ बायोलॉजी में कर लेते हैं और या केमिस्ट्री में कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको यकीन मानिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी आपका कॉन्फिडेंस जो लो था ना कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो मेरा लो जा रहा है, मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इतना ही सीरीज को यदि आप कर लेते हैं दोस्तों तो यकीन मानिए अभी आपके पास समय है। यदि आपके पास अभी 3 दिन भी है, 3 दिन में यदि आप कम से कम यदि आप 20 घंटा अपने आप में दे रहे हैं तो यकीन मानिए आपका तो फर्स्ट डिवीज़न तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ बहुत अच्छा मार्क्स भी आपका आएगा दोस्तों। हो सकता है अपने आप पर विश्वास है कि 350 प्लस चल जाए दोस्तों। ठीक है, और यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें बताइएगा, और सीरीज कैसा लगा हो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप हमें बताइएगा। और यदि आप हिंदी का यदि मैराथन क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, आपको वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने वाला है, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा वो, आप जाके देखिए।
ठीक है। फिर हम कोशिश करेंगे कि हम सोशल साइंस का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएँ, और फिर संस्कृत बचा हुआ है और मैथ भी बचा हुआ है, हम सबका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। एग्जाम से पहले हम आपका कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।